तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हब। तो हमने अभी तक 2 लेक्चर्स किए हैं। 2 लेक्चर्स में अपन केमिकल बॉन्डिंग जो अपना चैप्टर चल रहा है उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन और ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया था अपन ने। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने आपको किया था आयोनिक बॉन्ड्स बताया, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बताया, तो उसमें से सिर्फ अपन ने आयोनिक बॉन्ड किया था। और उसके बाद में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने आपको जो अपन ने फर्स्ट वाले लेक्चर में किया था उसका मैंने रिविज़न करवाया, वो वाला अपलोड किया था। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो मैंने आपको पहले बता दिया था, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है। क्या है? फजांस का रूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत इजी है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि फजांस रूल्स क्या कहता है। तो फजांस रूल्स, उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको फजांस रूल्स के बारे में कि फजांस रूल क्या कहना चाहता है। फजांस रूल जो है वो फजांस के साइंटिस्ट ने दिया था। उनका जो पूरा नाम था उस साइंटिस्ट का वो था कैज़िमिर्ज़ फजांस। क्या नाम था उनका? कैज़िमिर्ज़ फजांस। क्या नाम था? कैज़िमिर्ज़ फजांस। तो इनका पूरा नाम था कैज़िमिर्ज़ फजांस। और ये रूल उन्होंने कब दिया था? 1928 के अंदर दिया था। तो इस रूल को अगर आपने बेसिकली समझा है तो क्या कहना चाहता है ये रूल? ये कुछ भी नहीं, बहुत ईजी रूल है। फजांस क्या कहना चाहते थे? वो कहना चाहते थे फजांस कि ये रूल आया कहाँ से। तो उन्होंने बताया, फजांस ने बताया कि रूल क्या है। तो इसमें 4-5 चीज़ें बताते हैं इस रूल के अंदर। वो क्या है उनको पढ़ते हैं, फिर अपन इसकी डेफिनेशन करेंगे। तो क्या है वो 4 चीज़ें, वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट फजांस ने बताया वो ये बताया कि कोई सी भी बॉन्ड जो होती है वो 100% आयोनिक नहीं होती है, 100% आयोनिक नहीं होती है नेचर के अंदर। क्या नहीं होती है? 100% आयोनिक नहीं होती है नेचर के अंदर। फर्स्ट चीज़ ये बताई। तो 100% आयोनिक नहीं होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होंगे। तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनती है वो पूरी तरीके से आयोनिक नहीं होती है। वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे परसेंट के अंदर क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्या बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आ रहा है समझ में? तो ये कहना चाहते थे फजांस। जो तीसरा पॉइंट फजांस ने बताया वो ये था, तीसरे पॉइंट में क्या कहना चाहते थे फजांस ने तीसरे पॉइंट में बताया कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? तो एक बार आयोनिक बॉन्ड को रिवीजन करते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होती है? आयोनिक बॉन्ड में एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। 2 चीज़ होती है, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। क्या होता है? एनाइन। आ रहा है समझ में? एक होता है कैटाइन पे पॉजिटिव और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों क्या करते हैं, जब ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है। अभी मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने PDF में इसमें प्रोवाइड कराई है, स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, आप लिख लेना, देख लेना। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ क्या आता है आगे फजांस रूल कहना क्या चाहता है, ठीक है, वो बताता हूँ। तो मान लीजिए अपने पास यहाँ पे एक कैटाइन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एनाइन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होता है, एक जो अपना कैटाइन होता है वो साइज़ में क्या होता है? स्मॉल होता है। इसकी साइज़ जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। स्मॉल साइज़ होने से क्या मिला इसको? स्मॉल साइज़ होने से इसको क्या होता है? स्मॉल साइज़ का मतलब कि इसमें पावर क्या होगी? ज़्यादा। मैंने पहले बताया जो छोटा होता है उसमें पावर ज़्यादा होती है, तो इसमें पावर ज़्यादा है। ये क्या करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या है? अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो है पॉजिटिव जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने से जो यहाँ पे बीच के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है वो बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन दी है उन्होंने कि क्या दिए, इस तरीके से जो हो रहा है वो क्या है, इसी को क्या है फजांस ने रूल कहा है। अपना रूल में स्टेटमेंट भी दी थी उन्होंने, अपन स्टेटमेंट भी देखेंगे। उससे पहले जो इन्होंने रूल दिया है उसको अपन पढ़ते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी तरफ बीच के अंदर इकट्ठा कर देगा। तो इस तरीके को मतलब डिस्टोरेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। यहाँ पे 3 टर्म्स दी है
अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होगी। इन्होंने 3 चीज़ें स्टार्ट की है, 3 चीज़ें दी है कि पोलराइजेशन, एक पोलराइजिंग पावर, एक पोलराइजिबिलिटी। इन तीनों को इम्पोर्टेंट है समझना, तो तीनों को डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, फिर इनको एक्सप्लेन भी करूँगा मैं, फिर इनके अपन करेक्ट कुछ फैक्टर्स है वो भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ से तीन पढ़ेंगे। जो 3 टर्म्स दिए वो कौन कौन सी थी, जैसे मैंने बताया आपको कि एक तो पोलराइजेशन, एक पोलराइजिव पावर और तीसरा पोलराइजिबिलिटी। इन तीनों को अपन डेफिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है ये। तो सबसे पहले अपन इनको पढ़ने से पहले अपन एक बार, जैसे मैंने अपने को बता दिया था वैसे समझा दिया, इसको एक बार स्टेटमेंट में बता देता हूँ कि क्या कहना चाहता है। देखिए स्टेटमेंट क्या है। फजान्स रूल स्टेट दैट ए कंपाउंड विद a low positive charge, large cations and small anions has ionic bond, where a compound with high positively charged and small cation and large anion are covalently bonded। इसका मतलब अपन थोड़ा बाद में समझाऊंगा, पहले अपन जो टर्म्स थे उनको समझना। ये स्टेटमेंट थोड़ी ऑकवर्ड सी लग रही है, वो मैं आपको इसको बहुत ईजीली इसमें बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पोलराइजेशन पढ़ते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो 3 टर्म में फर्स्ट था अपना पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या कहता है कि इन आयोनिक मोलिक्यूल्स टू अपोजिटली चार्ज कम क्लोजर टू ईच अदर इन आयोनिक मोलिक्यूल्स द केटाइन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट कॉल्ड पोलराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या था, ये केटाइन था, यहाँ पे अपने पास केटाइन है, यहाँ एनाइन है। ठीक है, ये केटाइन छोटा होता है साइज़ में, तो इसके पास क्या है, पावर इसकी ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने से क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ, मतलब ये क्या है, ये केटाइन है। ये केटाइन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन। एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इटसेल्फ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, या फिर इसको डिस्टोरेशंस कह सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो हो रहा है इसके अंदर, इसी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। आगे समझ में, आगे की टर्म पे चलते हैं। आगे की टर्म जैसे था अपने पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर क्या हो, द टेंडेंसी ऑफ केटाइन टू पोलराइज एनाइन। अब समझिए कि इसकी जो टेंडेंसी थी ना, ये अपने पास पॉजिटिव, ये अपने पास नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी, इस केटाइन की जो टेंडेंसी है, इस केटाइन की जो टेंडेंसी है कि इसको ये पोलराइज कर देता है, इस एनाइन को अपनी तरफ पोलराइज कर देता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, इसी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। अब देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पोलराइजिबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ एनाइन। और क्या था, और समझ, जैसे ये अपने पास केटाइन, ये अपने पास एनाइन, इस एनाइन के अंदर ये है कि ये अपनी पोलराइज हो जाए बाय केटाइन। एनाइन जो है वो पोलराइज टेंडेंसी इसके पास की पोलराइज, इजीली पोलराइज हो जाए, किससे, पोलराइज किससे हो जाए, केटाइन से। इसकी टेंडेंसी को क्या कहते हैं, पोलराइजिबिलिटी। तो यहाँ से 3 टर्म्स आपको आई होप समझ में आ गई होगी, तीनों का मतलब। एक बार तो वापस से पढ़ लेते हैं अपन क्या कहना चाहते हैं तीनों टर्म्स। ठीक है, एक बार तीनों को वापस से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पोलराइजेशंस को पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड विद मॉलिक्यूल्स विद कम क्लोजर टू ईच अदर इन आयोनिक मॉलिक्यूल्स द केटाइन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देख लीजिए इसको क्या कहना चाहता है। फिर द टेंडेंसी ऑफ केटाइन टू पोलराइज एनाइन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। फिर है पोलराइजिबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ, आगे जैसे आपको समझ में। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक आगे तीनों टर्म्स हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म आते हैं इसके फैक्टर्स है, वो उनको फैक्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन यहाँ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। जैसे एक बार आप पहले पढ़ लेते हैं इसको। साइज ऑफ केटाइन, अगर साइज ऑफ केटाइन, पोलराइजेशन इज एंटी प्रोपोर्शनल साइज ऑफ केटाइन। अगर साइज, केटाइन की साइज़ अगर ज़्यादा है तो वहाँ पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। केटाइन की साइज़ अगर छोटी है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। वैसे साइज ऑफ एनाइन पे, तो पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। समझ में आ रहा है, साइज ऑफ एनाइन, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन होगा, नहीं तभी तो पोलराइजिबिलिटी आएगी उसी के अंदर। ठीक है, फिर चार्ज ऑफ केटाइन पे देख लेते हैं। ग्रेटर द चार्ज ऑफ केटाइन टाइम मोर स्टोरिंग टेक इलेक्ट्रॉन ऑफ एनाइन टुवर्ड इटसेल्फ, ग्रेटर द चार्ज ऑफ एनाइन मोर फ्रीक्वेंटली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, इसको अपन स्लाइड पे समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में आपको 2 टॉपिक देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 2 चीज़ देता हूँ मैं आपको, आप मुझे बताइए कि किसमें ज़्यादा होगा पोलराइजेशन और किसमें कम होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपको एक चीज़ दी यहाँ पे Li प्लस
और Na, ये दो दे दिए मैंने। अब बताओ किस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, Li के अंदर होगा या Na के अंदर होगा या Na या इसके अंदर Li में या फिर Na के अंदर होगा? कौन सा वाला पैटर्न सही होगा? पोलराइजेशन किस में होगा? सोचिए किस में होगा। चलो इसको बताता हूँ मैं आपको, फिर इसका ये भी बताऊँगा कि क्यों होता है ऐसा। तो अपन ने जैसा अभी पढ़ा है कि साइज़ ऑफ केटाइन, तो अपने को पता है साइज़ किसकी बड़ी होती है, किसकी साइज़ बड़ी होती है। अपने पास अपने Li प्लस और Na लिया है, Na प्लस, तो किसकी साइज़ बड़ी होती है, किसकी साइज़ बड़ी, उसमें पोलराइजेशन कम आ रहा है समझ में। तो Li साइज़ सोडियम की साइज़ बड़ी होती है या लिथियम की? अगर ऐसे चलता है ना, हम टेबल के अंदर चलते हैं ग्रुप के अंदर, तो साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज होती है, सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी होगी, किसकी, Li। तो ये पैटर्न होगा, Li ग्रेटर देन। आ रहा समझ में क्यों हो रहा है ये? जैसे अपन ने पढ़ा था पोलराइजेशन इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन। क्या है ये, प्लस है तो मतलब केटाइन है ना। आ रहा है समझ में, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब एक पैटर्न और लिख लीजिए आप, उसको नोट कीजिए, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ बहुत काम आएगा। कि स्मॉल साइज मोर पोलराइजेशन, अपन ने पढ़ा, ठीक है। पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन है। जिसकी साइज़ छोटी उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा, और जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा उसमें मोर कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा। ये समझो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इसको, क्या कहना चाहता है ये। जिसकी साइज़ छोटी पोलराइजेशन ज़्यादा, जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर्स ज़्यादा, मोर कोवेलेंट करेक्टर्स। तो साइज़ ऑफ केटाइन का मतलब, अगर अपन बात की जाए कि किसी के साइज़ ऑफ केटाइन की साइज़ अगर छोटी है, केटाइन की साइज़ अगर छोटी है तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या, नंबर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर्स उस आयोनिक बॉन्ड में ज़्यादा मिलने की संभावना। आ रहा है समझ में, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। आगे समझ में, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो अपने पास SiCl2 और SiCl4 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे केटाइन तो सेम है, ठीक है। बात आती है एनाइंस के ऊपर, ठीक है। एनाइंस में भी क्या है, एनाइन भी वही है, बस उसमें क्या है, किस ऑक्सीडेशन नंबर का फ़र्क है। तो एक चीज़ समझिए, इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, जो मेटल होगा उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, 2, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, 4। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितने, 4। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो होता है कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले अपन जो है वो देखेंगे इनकी रिलेशनशिप की क्या है, रिलेशनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप क्या कहता है, रिलेशनशिप क्या कहता है यहाँ से, जैसे अपन यहाँ रिलेशनशिप लिखते हैं, स्मॉल साइज मोर पोलराइजेशन, जैसे अपन ने पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, सेम है साइज़, किधर से पता नहीं चल रहा अपने को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, आ रहा समझ में। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अपन ने जो कंसेप्ट लिया वो किसका लिया, ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट लिया अपन ने, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट लेने से अपने को क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट लेने से क्या हुआ, जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर SiCl4 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, और SiCl4 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4। तो अगर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू द फजन सेंट्रल मेटल विथ मोर ऑक्सीडेशन नंबर विल कंसिडर बी मोर कोवेलेंट, ऐसा गया है। देयरफॉर SnCl इज़ मोर कोवेलेंट देन SnCl, ठीक है। तो जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो SnCl के अंदर 4 ज़्यादा होते हैं या 2, तो 4 ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा किसका होगा, SnCl4 का, ठीक है। आ गया समझ में, ये जो चीज़ थी ये बताइए, वो इधर भी लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको बताएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो अपना एक आता है सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अभी क्या होता है ये अपन समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है।
सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले अपन एक चीज़ पढ़ेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन। अपने को पता है कि जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉर्मली, उसमें आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और मेनली इसी को अपन फॉलो करते हैं। लेकिन एक कंडीशन आती है, याद रखना है, एक क्वेश्चन भी आएंगे इन पे बहुत अच्छे अच्छे। तो अब यहाँ से अपन इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सूडो होता क्या है। तो सबसे पहले अपने को पता है जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर सेल के अंदर होते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके अंदर 8 की जगह उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 18। आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हो? 18। तो उस जो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको क्या बोलेंगे? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स कॉल्ड सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका रिलेशन अपन फेजेंस रूल से भी देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ मैं आपको। चलिए डेफिनेशन लिखिए, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। आई थिंक मैंने लिखी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें लिख देता हूँ आप, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है इसकी, ईजीली है। ऐसा लिख लीजिए आपकी इसकी वैलेंस सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? आउटर सेल के अंदर 18। अगर 18 हुए तो वो कौन सा होगा? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी डेफिनेशन आपको, ठीक है। उसके अंदर जो PDF डालूंगा मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, स्लाइड्स भी नहीं है आगे आई थिंक, ठीक है। तो इसको मेन इंपॉर्टेंट है समझना, समझ में आना चाहिए। लिखने का तो कहीं से भी मैटर मिलेगा, लेकिन समझने का है मेन, तो समझ में आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं यहाँ पे कॉपर पे अपन ने लगाया प्लस, तो जब अपन कॉपर पे प्लस लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉपरस। क्या बोलते हैं? कॉपरस, ठीक है, आई थिंक कॉपरस, ठीक है, कॉपरस बोलते हैं। तो चलिए अपन यहाँ से इजीली कॉपर लेते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर के कितने पे आता है? 29। कितने पे आता है? 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 p6 3d10 और 4s1। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। आ रहा है समझ? फिर अपने को ये एक्सेप्शन पता है आपको, कॉपर एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होते हैं। इस 1s शेल को अपना इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेगा? 4s1 जो है इसको बाद में लिखा जाए, 3d10 पहले लिखते हैं। 3d10 पहले, क्योंकि 4s में से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे? इसमें से। ये एक्सेप्शन क्या है? तो अब इसके आउटर में सेल में देखिए कितने, 6 2 8, समझ में आ रहा है? 10 6 2 कितने हुए? 18। कितने आ गए इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके आउटर शेल के अंदर? 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल के अंदर आ चुके हैं। तो ये क्या कहना चाहता है? आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 18। तो इसी को क्या कहेंगे? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसी को क्या कहते हैं? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका अपन फजांस रूल से रिलेशन देखते हैं क्या होता है। आई थिंक काफ़ी लेंथी वीडियो हो रहा है आजकल। चलिए मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है इतना, मैं इतना अच्छी इजीली वीडियो बना पा रहा हूँ। बस आप और मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं और ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। फर्स्ट वीडियो बनाया था मैं काफ़ी झिझक रहा था, फिर सेकंड में थोड़ा आया, इसमें आई थिंक बेटर है फर्स्ट से। चलिए इसका अपन रिलेशन देखते हैं फजांस रूल से। फजांस रूल से क्या है? तो फजांस रूल से ये है कि कोई सा भी कैटाइन हो, कैटाइन हैविंग सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा देन कैटाइन हैविंग इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। समझ लीजिए यहाँ से दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दो चीज़ें समझते हैं यहाँ से अपन। एक होता है S2p6, एक होता है S2p6d10। तो जो कैटाइन होगा ना उसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो क्या होगा? इसकी पोलराइजेशन कम होगी, इसकी पोलराइजेशन कम, इसकी ज़्यादा होगी। पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा होगी? इनर्ट वाले की। पोलराइजेशन किसकी ज़्यादा होगी? इनर्ट वाले की। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पुअरली कंपेयर S और P इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसी के लिए क्या पोलराइजेशन जो है वो इसकी 18 वाले इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी देन इससे। दैट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर सेल के अंदर हो गए, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना होगा
कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।